यूपी का बाहुबली अतीक अहमद। आज आप उसे माफिया के तौर पर जरूर जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अतीक अहमद सिर्फ आतंक का चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी लेडीज थी जिसने सारे डील को संभाला था, जिसने हर वक्त में अतीक अहमद का साथ दिया था। अतीक अहमद आतंक का चेहरा जरूर था, लेकिन दिमाग था उनकी बीवी का। आज हम बात करेंगे उसी अतीक अहमद की, वो अतीक अहमद जो माफिया बन गया और साथ ही उसने न्यूक्लियर डील फाइनल होने या ना होने पर भी वोटिंग की। उसकी मौत देश के सभी बड़े चैनल पर लाइव चली। एक तांगे वाले का बेटा जिसने जेल से कई सालों तक चलाई थी हुकूमत, जिसने 11,000 करोड़ रुपए की बनाई थी संपत्ति, जिसके नाम से खौफ खाते थे बड़े बड़े माफिया और खौफ खाते थे पॉलिटिशियन, जिसने अपने कुत्ते का हाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिलवाया था। ट्रेन से कोयला चुराने वाला हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद, जिसका नाम मदरसा कांड, विकास दुबे कांड, चांद बाबा कांड और भी न जाने कितने कांडों से जुड़ा हुआ है। नेता, राजनेता, व्यापारी, नागरिक सब इस अतीक से खौफ खाते थे, लेकिन फिर योगी का राज आया और योगी के चाबुक ने अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। आज हम उसी माफिया अतीक अहमद की बात करेंगे। धर्म की नगरी प्रयागराज से आने वाले अतीक अहमद अपने अधर्मों से बन गया कुख्यात माफिया अतीक अहमद। डॉन, माफिया, गैंगस्टर्स, बाहुबली, इनकी कहानियां आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज अतीक अहमद की कहानी सुनेंगे जो कि इन सब से परे है। डॉन से सम्माननीय विधायक जी और फिर माननीय एमपी साहब, 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बने अतीक अहमद की ऐसी धौस थी कि बड़े बड़े नेता भी अतीक का नाम सुन कांपा करते थे। और जब बात हो ही रही है अतीक अहमद की, तो चर्चा इस पर भी होगी कि कैसे न्यूक्लियर डील के लिए जब वोटिंग देनी थी तो 48 घंटे पहले अतीक को जेल से निकाला गया था। कैसे अतीक बना एक माफिया। अतीक अहमद की क्राइम कहानी पर आने से पहले जानना होगा उनके परिवार को। ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा बन गया डॉन अतीक अहमद। इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, वहाँ एक गांव है कसारी मसारी। इसी गांव के एक तांगे वाले के घर 1962 में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे का नाम पड़ा अतीक अहमद। पिता का नाम हाजी फिरोज अहमद और माता का नाम शकीला बेगम। पिता हाजी फिरोज उर्फ पहलवान प्रयागराज की सड़कों पर तांगा चलाया करते थे। तांगा चलाकर छोटे से परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। अतीक के भाई बहन हो गए और परिवार जैसे जैसे बढ़ा तो घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया। इसी में अतीक के भाई खालिद असिल, जिसे अशरफ के नाम से भी जानते हैं, वो भी हुए। अभी फिलहाल आपने अशरफ के बारे में खूब कहानियां सुनी है, इस पूरी कहानी में भी अशरफ का कई जगह जिक्र होगा। इसके अलावा अतीक की 2 बहनें भी थी। परिवार बड़ा हो गया, गुजारा बेहद मुश्किल हो गया। अतीक अहमद उर्फ टिक्का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, घर की गरीबी को समझ रहा था, अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा था। पिता भी यही चाहते थे कि बच्चा पढ़े लिखे अमीर बने, लेकिन अतीक के मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था, उसमें कुछ और ही लिखा था। अतीक पढ़ाई से जी चुराने लगा था। जब अतीक 8th में था तब पैसा बनाने के चक्कर में उसने कोयला चोरी का काम शुरू कर दिया। अतीक के इलाके में जो मालगाड़ियां आया करती थी वो उनसे कोयला चुराकर बेचा करता था। प्रॉफिट भी होने लगा। धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ने लगा। फिर कुछ लड़कों को वो अपने साथ रखने लगा और उनसे मदद कराने लगा। इस तरीके से वो उनका सरगना बन गया और जो लड़के थे वो चेले बन गए। कुछ दिन चर्चाओं में भी रहा और फिर धीरे धीरे खबर ये भी सामने आई कि अतीक वहाँ के जो एमपी थे सलीम शेरवानी, उनके वहाँ बाउंसर के तौर पर भी कुछ दिनों के लिए काम किया। समय बीता, धीरे धीरे वो 10वीं में आया, एग्जाम दिया, लेकिन फेल हो गया। पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में उतर गया, पूरी तरीके से कोयला चोरी के काम में घुस गया और इसी के साथ वो वसूली भी करने लगा। ये साल 1979 था। इसी साल में अतीक पर पहले मर्डर का आरोप लगा था।
17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर यह केस दर्ज हुआ था। प्रयागराज, जो अब इलाहाबाद है, उसी के कसारी मसारी इलाके में भेड़ चराने वाले एक लड़के की हत्या का मामला दर्ज होता है और यहीं से अतीक की एंट्री होती है जुर्म की दुनिया में। धीरे धीरे अतीक के नाम से दहशत फैलने लगी, लेकिन उस टाइम पर उस इलाके में एक नाम था चांद बाबा, जिनकी तूती बोलती थी, अच्छा खासा दबदबा रखते थे। चांद बाबा माना यह भी जाता था कि उस एरिया की जो पुलिस थी वो भी उनसे डरते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनका हाथ इस चांद बाबा पर था और उन्हीं के इशारे पर इस एरिया की जितनी भी चीजें होती थी सब उनके इशारे पर होती थी। अब बड़े बड़े नेताओं का साथ था, पुलिस वाले खौफ खाते थे, तो ऐसा तो होना ही था। चांद बाबा और इनके ग्रुप, इनकी चर्चाएं भी खूब होती है। अगर आप अतीक अहमद की कहानी सुनेंगे तो इनका एक जो बम बनाने का तरीका था वो बेहद फेमस है और ये बेहद यूनिक भी था और यही कॉपी किया था अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने भी। ये बम दरअसल बम नहीं होता था, मतलब बम होता था लेकिन ये बम लेकर नहीं घूमते थे। दरअसल ये बम बनाने वाले सामान को लेकर घूमा करते और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हुआ करता था वो था क्रूड। जैसे ही इन्हें बम की जरूरत पड़ती थी ये ऑन द स्पॉट बम बनाते थे और फेंक दिया करते थे। अब इस बम की चर्चा क्यों हो रही है ये हम आगे बताएंगे। खैर, उसी दौरान अतीक अहमद को एक दिन पुलिस उठा ले जाती है। पता चलता है कि अतीक पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इससे पहले यूपी में किसी पर भी NSA नहीं लगा था, यानी अतीक उत्तर प्रदेश का वो पहला शख्स बनता है जिस पर NSA लगता है। उस टाइम समझ नहीं आया अतीक अहमद और उसके परिवार को कि आखिर किससे मदद मांगी जाए। किसी ने कहा कि चांद बाबा मदद कर सकते हैं, तो चांद बाबा ने मदद की। चांद बाबा ने दिल्ली में फोन घुमाया और माना जाता है कि अतीक अहमद को जेल से छुड़वाया। लेकिन अतीक अहमद की मदद के साथ साथ चांद बाबा को अतीक अहमद उनके लिए भी बड़ा इंप्रेसिव लगा कि वो अपने गैंग में रख लेंगे तो शायद आगे काम आएगा। गैंग में शामिल हो गया। अब अतीक जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया था। चांद बाबा को अतीक का माफिया गुरु भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अतीक ने उनकी ही शरण में ये सब कुछ सीखा है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों को एक दूसरे का गुरु चेला भी माने जाने लगा। लेकिन फिर शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। अतीक अहमद ये समझ चुका था कि पैसे के साथ साथ पावर भी जरूरी है और इसीलिए वो अपने वर्चस्व की लड़ाई को जारी रखता है। एक समय है जब वो सियासत की शतरंज को खेलने में भी बड़ी दिलचस्पी रखने लगता है। 1989 की अगर बात की जाए तो अतीक ने अपना पहला चुनाव इसी साल में लड़ा था। किस सीट से? इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से। निर्दलीय उम्मीदवार था। कई सारे लोगों का मानना है कि पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था उनका मुखिया, उनका गुरु चांद बाबा। इस दौरान अतीक जीत तो गया लेकिन सुर्खियां बटोरी चांद बाबा की मौत ने। खबरों की माने तो काउंटिंग वाले दिन ही चाय की दुकान पर सरेआम चांद बाबा को गोलियों से भून दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि कुछ खबरों में यह भी छपा है कि जीतने के बाद अतीक ने चांद बाबा को मौत के घाट उतारा था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। फिलहाल उस समय ना सिर्फ उनको अपने रास्ते से हटाया था बल्कि साथ साथ जो चांद बाबा का बिजनेस था उसको भी अतीक अहमद ने टेक ओवर कर लिया था। अतीक MLA बन जाता है, साथ में आती है उसके पास खूब सारी पावर और जिसका इस्तेमाल वो किडनैपिंग के लिए, एक्सटर्शन के लिए और साथ साथ जमीन कब्जा के लिए करने लगता है। पैसा खूब बनाया। धीरे धीरे इलेक्शन टैक्स के नाम पर वो बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, यहाँ तक कि जो रिटेल शॉप्स थी उनके भी ओनर से पैसा वसूलने लगा। मैंने आपसे जैसे बताया कि खूब पैसा कमाने लगा, पैसा खूब बनाया। लेकिन बावजूद इसके 1989 से लेकर 2004 तक कंटिन्यूअसली अतीक अहमद इलेक्शन जीत कर विधायक बनता गया। लेकिन इसी बीच 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौथी बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना। समाजवादी पार्टी के बाद अतीक और जो मुखिया उस समय थे मुलायम सिंह यादव, उनकी भी नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी नजदीकियों का इनाम मिला 2004 में। लोकसभा के इलेक्शंस होने थे। इस दौरान 2004 में ही मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर की सीट ऑफर की।
और ये सीट कोई आम सीट नहीं थी, ये सीट बहुत मायने रखती थी। क्यों? क्योंकि इसी सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री भी जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे और देश के पीएम बने थे। इसी सीट से वीपी सिंह भी जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे और इसी सीट पर अतीक अहमद को भी लड़ाया गया, जीत भी हासिल की। ऐसे अतीक अहमद तांगे वाले के बेटे से लेकर माननीय साहब तक और साथ ही साथ एमपी भी बन गया। तो ऐसे एक तांगे वाले का बेटा ना सिर्फ विधायक बन गया बल्कि माननीय एमपी भी बन गया। लेकिन अब चूंकि ये एमपी बन गए थे तो जिस सीट से ये विधायक थे उस सीट पर होने थे बाय इलेक्शन और उसमें इसने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया। क्योंकि अतीक के खिलाफ कोई जाता नहीं तो सबको लग रहा था कि भाई सीट तो अशरफ की ही होनी है, फाइनल है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इसी सीट से चुनाव जीते बीएसपी के राजपाल। ये वही नाम है जिसके हत्याकांड की चर्चाएं फिलहाल खूब होती हैं, जिसके पीछे अतीक का नाम भी आता है और उस समय राजपाल का भी उस एरिया में खूब दबदबा माना जाता था। लेकिन राजपाल के जीतने के कुछ समय बाद उनके ऊपर बम से गोलियों से हमला किया जाता है। राजपाल उस समय बच जाता है लेकिन ये दिन ज्यादा नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद एक और हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, बम फेंके जाते हैं। उस दौरान भी राजपाल फिर से बच जाता है। लेकिन फिर 16 जनवरी 2005 को राजपाल ने शादी कर ली पूजा पाल यादव से। ये पूजा पाल का जिक्र भी होना बेहद जरूरी है। क्यों? आगे बताएंगे। अभी बहुत सारे अतीक के किस्सों में पूजा पाल का जो नाम है वो आता है। आपने अगर खबरें पढ़ी होंगी, मुकदमे पढ़े होंगे तो पूजा पाल जो मैंने आपसे बताया कि ये नाम बेहद जरूरी है, इसे भी याद रखिएगा। नहीं सुना है तो आगे भी सुनाएंगे। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 2005 को राजपाल अपने दोस्त जो कि लॉयर भी था उमेश पाल के साथ रिपब्लिक डे मनाने के लिए जा रहा होता है। राजपाल की गाड़ी को 20 से 25 लोग घेर लेते हैं और दिन दहाड़े 19 गोलियों से भून दिया जाता है। राजपाल को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पूजा पाल जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, वो 9 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी वो अब विधवा हो जाती है। शासन प्रशासन इस दौरान सख्ते में आ जाते हैं। पूजा पाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और साथ ही साथ 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये केस जहां था वहीं रह जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि वहां की जो पुलिस थी उनमें भी अतीक अहमद का खौफ था। खैर, अब ये सब कुछ होता है और इसी दौरान होता है इसी सीट पर बाय इलेक्शन, क्योंकि उनकी तो मौत हो गई है तो इस सीट पर किसी को तो जिताना था। इस दौरान बीएसपी से टिकट मिलती है पूजा पाल यादव को और इधर सामने था अतीक का भाई अशरफ। लेकिन इस बार चुनाव जीत गया। अब अतीक का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। अतीक अहमद किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मारने के लिए भी टेंडर लिया करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनसे अतीक की नजदीकियां खूब मानी जाती थी। अतीक का रौला भी उस समय खूब पीक पर था। रौला ऐसा था कि अतीक के कुत्ते भी मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया करते थे। जी हाँ, तस्वीरें सामने आई कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। खूब सुर्खियां बटोरी, खूब बातें बनी, लेकिन अतीक के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें तो फिर जिक्र आना ये भी जरूरी है कि 1995 में मायावती गेस्ट हाउस कांड, अगर आपको याद हो तो ये भी बताते चले कि इस कांड में भी अतीक का ही हाथ पाया जाता है। अतीक जिसका दबदबा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खूब था, ऐसा था कि जिस घर पे वो हाथ रख देता था वो उसका हो जाया करता था। जो जमीन उसको पसंद आ जाया करती थी वो मानो उसकी हो जाती थी। हालांकि साथ ही साथ अतीक इन सब के दबदबे के बावजूद एक स्पेशल कोर्ट चलाया करता था जिसमें वो विवादों को अपने स्टाइल में सुलझाया करता था। इसके साथ साथ जो घूमने वाले लोग थे उनका भी खूब रौला हुआ करता था। माना जाता है कि ये जमीनें और घर पसंद किया करते थे, लेकिन इनके साथ घूमने वाले लोग लड़कियां पसंद करते थे और जो लड़की इनके गैंग के किसी आदमी को पसंद आ जाती थी वो भी इनकी हो जाती थी। और इसी कड़ी में अगर आपको याद हो तो मदरसा कांड भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब छाया हुआ था, उसका भी जिक्र होना जरूरी है। मदरसा कांड
इसमें भी अतीक और उसके भाई अशरफ पर आरोप लगे, काफी बड़े आरोप लगे। 17 जनवरी 2007 प्रयागराज के करेली इलाके में एक बालिका मदरसे से 2 नाबालिग लड़कियों को बंदूकधारी उठा ले गए और सुबह गंभीर हालत में दोनों लड़कियों को मदरसे के गेट के बाहर फेंक दिया जाता है। माना यह जाता है कि इस पूरे कांड के पीछे अतीक के भाई अशरफ का हाथ था। इस कांड ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर ऐसा दाग लगाया कि समाजवादी पार्टी भी इस वक्त बैकफुट पर आ गई। यूपी में सियासी भूचाल आ गया। मायावती खूब कठोर निंदा करने लगी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। यहाँ तक कि खबरें ये भी आती हैं कि पुलिस इस मामले में कोताही करने लगे। अशरफ और अतीक का नाम सामने ना आए, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि पुलिस उसमें भी मदद करने लगे। समाजवादी पार्टी और अतीक के जो रिश्ते थे वो फिलहाल कमजोर हो गए। 2007 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी था और इस दौरान सबको लगा था कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से जीत हासिल करें, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मायावती जीत गई। 2008 से अतीक अहमद का बुरा समय शुरू हो जाता है, ये भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2008 में कई मुकदमों की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। अतीक जेल में था, लेकिन उसका जो रुतबा था वो कम नहीं हुआ था। वो अपने लोगों को भेजकर काम कराया करता था। जो कुछ भी जरूरत होती थी वो सब पूरी हुआ करती थी। जेल में होने के बावजूद भी खौफ खत्म नहीं होता था, और खौफ ऐसा कि कोई मुकदमा साबित ही नहीं हो पाया। कभी जो गवाह थे वो कम पड़ जाते थे, जो चश्मदीद थे वो मुकर जाया करते थे। पुलिस वालों की अगर ड्यूटी लगती थी तो वो अपना नाम छुपाते फिरते घूमते थे। जज भी अतीक का केस सुनने से साफ इनकार कर दिया करते थे। कोई भी मामला साबित ही नहीं हो पाता था। खैर, 2008 में एक और वाकया होता है। भारत और यूएस के बीच एक न्यूक्लियर डील होनी थी, लेकिन विवाद छिड़ा, खूब दाग लगे, खूब विवाद हुआ। तो ऑपोजिशन क्योंकि ये कह रहा था कि ये डील होने नहीं देंगे। इन विवादों के बीच ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग करते हैं। ज्यादा पक्ष में अगर वोट आ जाते हैं डील के तो डील होगी, अगर नहीं तो फिर नहीं होगी। कांग्रेस के पास उस वक्त 228 मेंबर थे, जरूरत थी 272 की, यानी कि 44 कम पड़ रहे थे। कांग्रेस अपना जोड़ घटाना करके, मैथ्स कैलकुलेशन करके समाजवादी पार्टी के पास गई। अच्छा, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस को लगा कि बात बन जाएगी, समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा था, लेकिन अब उधर से हाँ भी हो गया था। लेकिन इसी दौरान अतीक जो थे वो जेल में थे। वोटिंग होनी थी, समझ नहीं आया कि आखिर क्या करें। तो वाकया ये सामने आता है कि वोटिंग से करीबन 48 घंटे पहले अतीक और उसके साथी 5 और लोगों को जेल से निकाला जाता है ताकि वो वोटिंग कर सके। अतीक पार्लियामेंट पहुंचा, वोटिंग भी की। अब आप सोचिएगा जरा कि एक ऐसे माफिया जिस पर इतने केसेस लगे थे, इतनी सारी, ये जो क्रूड, मैंने आपसे पहले बताया कि क्रूड का इस्तेमाल करके वो बम बनाया करते थे, उन बमों का इस्तेमाल किए जाने की भी खबरें, आरोप जिस पर लगा करते थे, दिन दहाड़े गोली मारने का जिस पर आरोप लगा हुआ था, वो शख्स पार्लियामेंट में खड़े होकर न्यूक्लियर डील पर अपनी बात कर रहा था। वो न्यूक्लियर डील जो देश के लिए अहम मानी जाती है, सेंसिटिव मानी जाती है। ये सब कुछ आपको लग रहा है कि कोई कहानी है, तो फिर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हालांकि बीच में कुछ खबरें ये भी सामने आई थी जिसमें बोला जा रहा था कि मनमोहन की सरकार को गिराने से बचा लिया अतीक अहमद ने। हालांकि वो खबरें जो थी वो झूठी थी। न्यूक्लियर डील वाली जो बात थी वो फिलहाल सच्चाई है। समाजवादी पार्टी को उस समय ऐसा लग रहा था कि अतीक वैसा ही करेगा जैसे उससे कहा गया है, जैसा डील हुआ है, जैसा कि सपोर्ट मैंने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अतीक ने वोटिंग जरूर की थी, लेकिन विपक्ष में वोटिंग की थी। फिर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को गुस्सा आया और फिर अतीक को निकाल दिया गया। अतीक पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों केस दर्ज थे, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं हो पा रहे थे। लगभग असंभव लग रहा था। अतीक 2009 में फिर से प्रतापगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ता है अपना दल पार्टी से, लेकिन हार जाता है। 2012 में इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा का चुनाव फिर लड़ता है, फिर भी हार जाता है। 2014 में मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी में मतभेद होने के बावजूद भी श्रावस्ती की जो सीट थी वो अतीक को दे देते हैं। लोकसभा का चुनाव था, लेकिन फिर भी अतीक अहमद हार गए। ये सब कुछ जब हो रहा था तो इस दौरान कई बार
अतीक अहमद बेल पर वापस आ रहे थे, जेल में जा रहे थे। कई चुनाव माना जाता है कि वो जेल से ही लड़ा करते थे, लेकिन फिर भी अपना जो रुतबा था उसको कम नहीं होने देते थे। उनके जो गुर्गे थे वो सारा काम बाहर मैनेज कर लिया करते थे। अब 2017 में उत्तर प्रदेश में बनती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अतीक को लगा कि क्या ही बदल जाएगा, मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ बन गए तो काम पर थोड़ी कोई असर आएगा। इससे पहले मायावती भी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन काम भी धड़ल्ले से हुआ करते थे। अब भी ऐसा ही हो जाएगा। 2018 में ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दिया। 2018 की अगर मैं बात बताऊं तो रियल एस्टेट कारोबारी थे मोहित जायसवाल, जिन्हें किडनैप किया जाता है, फिर देवरिया ले जाया जाता है और जेल में लोहे की रॉड और बंदूक के बट से पीटा जाता है और उनकी संपत्ति को जबरन अपने नाम कराया जाता है। किसी तरीके से मोहित जायसवाल बचकर भागे, मामला पुलिस में दर्ज कराया, लेकिन होना क्या था वो सब बाद में पता चलेगा। अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। अतीक की मुश्किलें फिलहाल इस मामले के बाद से बढ़ गई, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अब अतीक की जो करतूतें थी वो सामने आने लगी थी। और इसके साथ ही जो उधर राजूपाल केस चल रहा था उसमें अतीक अहमद पर सीबीआई जांच और ज्यादा तेज हो जाती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में अतीक को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि ये जो 2018 वाली घटना थी ऐसा कुछ ना हो, ये घटनाएं थम जाए। 2023 में फिर राजपाल के जो दोस्त थे उमेश पाल, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें भी अतीक का नाम शामिल होता है। उमेश पाल की जो वाइफ थी उसको भी धमकी दी जाती है कि अगर कंप्लेन की तो वो तो गया ही, तुम भी जाओगे। लेकिन वाइफ अतीक अहमद के भाई और साथ ही अतीक के बेटे और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ साफ कह दिया था कि माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी दौरान पुलिस के हाथ लगती है एक सीसीटीवी फुटेज। ये फुटेज उमेश पाल को कैसे गोली मारी जाती है इसकी पूरी तस्वीरें इसमें कैद थी, जिसमें 7 लोग शामिल थे। अतीक का बेटा असद, अरबाज जो ड्राइवर था, उस्मान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साथ ही साबिर। पुलिस ने इनकी खोजबीन शुरू कर दी। सबसे पहले ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर हुआ, फिर उस्मान जो कि अतीक का ड्राइवर था उसको भी सजा सुनाई गई। और उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सैकड़ों केस होने के बावजूद ये पहली बार था जब अतीक गिल्टी प्रूव हुआ था। अतीक को साबरमती जेल से फिर उत्तर प्रदेश लाया जाता है, लेकिन 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद उसके भाई को जब मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, वो तस्वीरें शायद आपने भी बहुत देखी होंगी टीवी पर। उस दिन लोग बने हुए थे क्योंकि उससे पहले ही इनकी बीवी जो थी वो एक लेटर लिख चुकी होती हैं कि शायद अतीक अहमद का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। देख रहे थे सब, मीडिया वाले जो थे वो हर मिनट हर सेकंड की फुटेज कवर कर रहे थे। ये देखा जा रहा था कि आखिर क्या होगा, कैसे जाया जा रहा है। उस दिन लाइव टीवी पर देश के लगभग सभी बड़े चैनल जब अतीक और उसके भाई को कवर कर रहे थे और सभी बड़े चैनल पर वो कवर था, सबकी जो टकटकी थी वो इन दोनों पर बनी हुई थी, उसी दौरान कुछ लोग आते हैं और गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर देते हैं। ये हत्या को कुछ लोगों ने गलत बताया, कुछ लोगों ने सही भी बताया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जैसा किया वैसा भुगता। लेकिन ये एक ऐसी मौत थी जिसने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। माफिया जो थे वो सख्ते में आ गए थे। लगभग आधा दशक का ये जो वर्चस्व था वो सरेआम टीवी पर खत्म हो गया था। खैर, अगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उमेश वाले केस में क्या हुआ था, तो उस दौरान जो 13 तारीख थी, यानी कि अतीक के मौत से 2 दिन पहले अतीक अहमद के जो बेटे थे असद अहमद और उनके जो साथी थे शूटर गुलाम, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। परिवार की, जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि आतंक का चेहरा अतीक जरूर थे, लेकिन पीछे था दिमाग उनकी वाइफ का। उन दोनों से 5 बेटे थे, जिसमें जो सबसे बड़ा था वो उमर था, वो लखनऊ जेल में फिलहाल बंद है। जो दूसरा बेटा था वो अली था, वो नैनी सेंट्रल जेल यानी कि प्रयागराज में बंद है। तीसरा बेटा असद था जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसके अलावा 2 जो बेटे हैं वो छोटे हैं, एहजम और आबान, जो स्टूडेंट हैं और पुलिस ने उन्हें एक बाल सुधार गृह में रखा हुआ है।
वाइफ का इस दौरान पूरा साथ मिला। अब आपको लग रहा होगा कि आतंक के जो चेहरे थे अतीक, उन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया, 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की, लेकिन माना यह जाता है कि इसके पीछे दिमाग था उनकी वाइफ का। जैसा शाइस्ता कहती थी वैसा अतीक करते थे। कुछ खबरों, कुछ बुक में ये भी मेंशन है कि अतीक उतना नहीं समझ पाते थे बिजनेस को जितना उनकी वाइफ समझ पाती थी। खैर, अब विरासत की बात की जाए तो वो तो मिट्टी में मिल गई। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बोला था कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ। 11,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उसे सीज कर लिया गया। कुछ जगहों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चला। दशकों का जो साम्राज्य था वो जमींदोज हो गया और ऐसे अतीक अहमद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, अतीक अहमद से जुड़ी जो तमाम कहानियां हैं, जो तमाम कांड हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।